Hello students, how are you all? Welcome to our channel Weekend. Today we will discuss the chapter number 3 of political science, that is the Indian judiciary. And what will be the key points of this chapter? So the first of all, the Indian judicial system introduction होगा, the Supreme Court, the High Courts and the subordinate courts, the Supreme Court, the Chief Justice, other judges, qualifications, tenure, powers, and functions of the Supreme Court. The High Court, same चीज, the Chief Justice and the other judges, qualifications, tenure, powers, and functions of the High Court. Revenue Court, उनका structure and न्याय पंचायत in this, लोक अदालत, civil and criminal cases, and public interest litigation. And that will be the sub points of these chapters. So first of all, what is judiciary system? So the Indian judiciary is the third most important organ of the government. Its main function is to protect our fundamental rights, interpret the law, and to protect the liberty of an individual. It is the foundation stone of the modern democracy. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये डेमोक्रेसी के जो फाउंडेशन स्टोन कह सकते हैं आप, मॉडर्न डेमोक्रेसी जो उसका फाउंडेशन स्टोन है, क्यों है? क्योंकि इसके जो आप जानते हैं जो मेन लेजिस्लेटिव है या एग्जीक्यूटिव है, वो लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, उस हु विल चेक दैम. जुडिशरी सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है और ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आप कह सकते हैं. और इसका मेन काम ही यही है कि फंडामेंटल राइट्स जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिले हैं उनको प्रोटेक्ट करना है ना, और लॉ बनाना जिनके थ्रू सारा नेशन जो है वो रूल होता है. ओके, ये इसका मेन इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं. नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी. जुडिशरी तो है लेकिन इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये होना भी बहुत ज़रूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंश्योर्स दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर वेल प्रोटेक्टेड. अगर जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है तो फर्स्ट उसका क्या होगा, आप कह सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सिटीजन्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू राइट्स मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो सिक्योर करने में क्या गवर्नमेंट, क्या जुडिशरी सिस्टम सक्सेसफुल है या नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाता है. सेकंड, जुडिशरी सेफगार्ड्स द फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. ऑफ कोर्स हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि हमने फेडरलिज्म को इंडिया में जो है अडॉप्ट किया है, तो क्या उस सिस्टम को अडॉप्ट करने के बाद उसको रियल लाइफ में हम उसको कितना एम्प्लीफाई कर पा रहे हैं और का सेफ गार्ड हम कह सकते हैं जुडिशरी सिस्टम में. थर्ड इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उसका रखवाला है, उसकी देख रेख करने वाला है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे ही मर्जी आ रही गवर्नमेंट, कभी किसी की गवर्नमेंट आ रही, कभी किसी की, जिसको जो सही लग रहा है वो उस हिसाब से उसमें जो है अमेंडमेंट कर रहे हैं. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. जुडिशरी जो है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी उसके ऊपर टोटल अप्रोच रखती है कि क्या सही है और क्या गलत है ना. नाउ it also advises the president or governor of a state on matters related to law. आप जानते ही हैं कि हमारे जो लॉ के हिसाब से जो इसके हेड होते हैं वो स्टेट के, तो गवर्नर और सेंटर के प्रेसिडेंट, उनको जो है लॉ की जो कभी जानना होता है उन्हें किसी केस में कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कह रहा है, तो किससे पूछते हैं? वो पूछते हैं जुडिशरी सिस्टम में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनसे पूछते हैं, एडवाइस लेते हैं कि इस टॉपिक पे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या राय है. अगर कोई गवर्नमेंट में कोई ऐसी पॉलिसीज़ आती है, प्रोग्राम्स होते हैं, उसके ऊपर कन्फ्यूज़न होता है और वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्रेसिडेंट हैं या गवर्नर हैं, तो उनको एडवाइस लेनी होती है, तो वो जुडिशरी में इस जुडिशरी सिस्टम को यूज़ करते हैं, है ना. In case any dispute arise between the center and the state due to division of powers, the judiciary interprets the constitution and settles the differences. अभी मैंने बताया कि कई इश्यूज हो जाते हैं और कई बार ऐसे भी होते हैं स्टेट और सेंटर के बीच में होते हैं, क्योंकि उनमें पावर्स डिवाइड कर रखी है, फेडरल सिस्टम है.
तो उस इशू के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये जुडिशरी सिस्टम सारा सेटअप करके देखता है और सेटलमेंट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ओके, द जुडिशरी, legislature and executive are the three organs of the government. As we guys know, there are some provisions which make judiciary independent of any influence from the legislature or executive, यानी कि 3 मेन ऑर्गन है, लेकिन जुडिशरी सिस्टम को फिर भी इंडिपेंडेंट बनाया ताकि वो इन्फ्लुएंस में ना आ सके किसके, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के। सो द प्रोविजंस विच इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, the Chief Justice and other judges of the Supreme Court and state high courts are appointed by the President of India. आप जानते हैं President of India एक किसी भी उस ग्रुप से या पार्टी से रिलेटेड नहीं होते, उनका अपने एक अलग ही वो है, उनको चूज़ करने का प्रोसेस भी अलग है। तो कौन उनको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइल अपॉइंटिंग दैम द प्रेसिडेंट इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल फेवर्स और एनी पर्सनल बायस। ओके, ये उनको पावर दी है प्रेसिडेंट को, जब वो उन्हें अपॉइंट करेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को, तो कोई भी उनको पर्सनल नहीं होना चाहिए कि ये मेरा फेवरेट है या मेरी इससे कोई दुश्मनी है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। Second, judges of Supreme Court, High Court and their chief justices cannot be removed from their offices except by way of impeachment. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इम्पीचमेंट इज़ अ वेरी टफ प्रोसेस, इजीली नहीं हो सकता है। और ये एक बहुत बड़े ऑनर की बात है कि इंडियन हिस्ट्री में अभी तक इम्पीचमेंट का जो एक रोल दे रखा है वो अभी तक यूज़ ही नहीं हुआ है। इस चीज़ को आज तक यूज़ नहीं किया गया इम्पीचमेंट को। तो एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, है ना। Their salaries and allowances cannot be reduced during their tenure except in the case of financial emergency। यानी कि उनका जो भी टेन्योर होता है 10 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, या जो भी पहले हो जाए, 65 ईयर्स के पहले हो जाए, या 5 ईयर्स का या 10 ईयर्स का टेन्योर पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाए, उसमें उनकी जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं उनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते एक्सेप्ट कौन सी कंडीशन, फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा, ठीक है। नाउ द आफ्टर रिटायरमेंट दे कैन नॉट प्लीड इन एनी ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया, यानी कि जब रिटायरमेंट हो जाता है तो दे कैन नॉट कंटिन्यू देयर प्रैक्टिस इन एनी काइंड ऑफ कोर्ट इन द इंडिया। ट्रिब्यूनल मतलब कोई भी न्यायाधिकरण, सरकार के गवर्नमेंट के अंडर में जो भी कोर्ट होती है उसमें वो दे कैन नॉट कंटिन्यू देयर प्रैक्टिस। ओके, so the Supreme Court situated in New Delhi is the highest court of judicial authority in India. High courts of the states and all lower courts are subordinate to the Supreme Court. आपको पता ही है कि हाई सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, और हाई कोर्ट्स जो होती हैं वो स्टेट्स वाइज होती हैं। तो किस तरीके से का हमने फ्लो चार्ट, यू कैन सी द फ्लो चार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज in the hierarchy chart, Supreme Court is on the top, then High Court, then Subordinate Court, और Subordinate Court में 3 होते हैं, District Court, Revenue Court और न्याय पंचायत, ये 3 इसके होते हैं। तो ये you can learn this flow chart. Now the structure and process of judiciary, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दे रखा है। So there are 21 high courts for 28 states and 7 union territories. क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कितने हाई कोर्ट्स हैं, तो 21 हाई कोर्ट्स है फॉर 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। द सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली इज द अपेक्स जुडिशियल बॉडी। द सुप्रीम कोर्ट, अब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का बताया कि क्या स्ट्रक्चर है, कैसे जजेस अपॉइंट होते हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, टेन्योर क्या होता है, वो सब कुछ। ओके, let's start. Supreme Court. The Supreme Court of India is the highest law-making body in our country. At present, it has 1 Chief Justice and 25 other judges. ठीक है, पहले हमने समझ लिया कि एक Chief Justice है और 25 other judges. Now the appointment of judges कैसे होता है? So the Chief Justice of the Supreme Court is appointed by the President of India
ऑन द एडवाइस ऑफ द आउटगोइंग चीफ जस्टिस एंड द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि कौन चूज करता है चीफ जस्टिस को? ऑन आउटगोइंग चीफ जस्टिस जो पहले से उस डेजिग्नेशन पे थे, अब रिटायर हो रहे हैं, उनकी सलाह पर, और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। हु अपॉइंट, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। Sometimes the Chief Justice of a High Court is also consulted. The other judges are appointed by the President after consulting the Chief Justice of the Supreme Court. सबसे पहले Chief Justice को करते हैं select, अपॉइंट करते हैं President, और फिर उनकी एडवाइस से जो अदर जजेस हैं उनकी हेल्प के लिए फिर उनको जो है अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। Now the qualification for the Supreme Court judge. In order to become the judge of the Supreme Court, a candidate should be a citizen of India, must have an experience of working as an advocate for at least 10 years in a high court, or should have served as a judge of high court for 5 years, and must be a distinguished jurist in the eyes of the president। 3 क्वालिटी उनमें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। सेकेंड है कि उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एडवोकेट, तो 10 ईयर्स का हो। और अगर जज हैं तो जज के एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट में जज का 5 ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक क्वालिटी हो सकती है। ठीक है ना। और प्रेसिडेंट की नज़र में, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, ही मस्ट बी द वेल नोन, और वेल मतलब आप कह सकते हैं जानकार होना चाहिए और किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ये 3 उनमें क्वालिटीज़ होना चाहिए। नाउ द टेन्योर। सो वंस अपॉइंटेड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है। The Chief Justice of the Supreme Court and other judges can be removed from the office through the process of impeachment. A judge may also resign from his post by writing to the President of India. So, the President can also terminate a judge on the basis of proved misbehavior or incapacity. No judge of the Supreme Court has been terminated from the office through the process of impeachment till death। ये इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो तरीका था, टर्मिनेट करने का जो प्रोसेस था, दैट इज़ इम्पीचमेंट, वही जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन ये ऑनर की बात है कि आज तक किसी भी जो जज के खिलाफ इस चीज़ को यूज़ नहीं किया गया है, और जो इसका टेन्योर है वो 65 ईयर्स की एज है। ठीक है ना। Now the salaries and other allowances. So the judges of Supreme Court are paid high salaries. Besides high salaries, they are also entitled to rent-free accommodation and other allowances. Their salaries are charged from the consolidated fund and cannot be reduced except during the years of financial emergency. The objective behind this is to prevent any type of corruption। यानी करप्शन को रोकने के लिए इस तरीके से किया गया। उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई होती है ताकि उनको कुछ और चीज़ के वो ज़रूरत ना पड़े, मतलब, और उनके लिए और सैलरी के अलावा अलाउंसेस भी जो है अवेलेबल करवाए जाते हैं, जैसे कि अकोमोडेशन है, रहना है, या जो भी उनके लिए कन्वीनियंस अवेलेबल करवाना है। और भी कई तरह के होते हैं उनके जो बिल्स वगैरह हैं, फ़ोन बिल, और कई भी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, और भी कई तरह की जो है उनको मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी है। तो ये सब चीज़ें उनके लिए एक्स्ट्रा अलाउंसेस में आती हैं। ठीक है। Now the functions and powers of the Supreme Court. So the Supreme Court of India has to perform specific functions within the jurisdiction as provided by the Constitution. The functions can be elaborated under the following heads. कैसे? First of all, original jurisdiction. So under original jurisdiction, the Supreme Court deals with those cases which come directly under its jurisdiction. These cases may relate to
यानी कि जो सारे सुप्रीम कोर्ट को सारे केस जो हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है तो वहाँ रेफर होता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करी करी जाती, ऐसे होता है। लेकिन कुछ जो होते हैं केसेस वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही होते हैं। उसमें सबसे पहला है कि सेंटर और स्टेट डिस्प्यूट्स है, डिस्प्यूट्स बिटवीन वेरियस स्टेट्स है, एंड द केसेस इन्वॉल्विंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई बहुत मेन फंडामेंटल राइट्स जो जहाँ पे आप कह सकते हैं कि किसी के हो रहे हैं, तो वो जो ऐसे इशू होते हैं, ये 3 तरह के केसेस जो है डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट के अंडर में समझ सकते हैं। नाउ द सेकंड इज अपेलेट jurisdiction. So that what is the meaning? The Supreme Court is the apex court for jurisdiction in India. When someone is not satisfied with the decision given by the High Court or a state, he or she may ask the Supreme Court to review the judgment. The Supreme Court may reconsider the case. This is called appellate jurisdiction of the Supreme Court. क्या मतलब हुआ? मैंने बताया ना, डायरेक्ट कुछ केसेस होते हैं, उनके अलावा कोई भी केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं अपील हो सकती। आपको यू हैव टू गो फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड देन हाई कोर्ट ऑफ योर स्टेट, एंड देन जब हाई कोर्ट को थिंग्स दैट कि या दिस केस इज वेरी टिपिकल एंड इट्स नीड्स टू बी रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो वो उसको वहाँ पर अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और फिर इसका जो है वापस जो भी जजमेंट दिया गया उसका वापस सारा प्रोसेस होता है, वो जो भी सुनना करना और सबूत पेश करते हैं, वो एक सिस्टम वापस चलता है। ठीक है। Now the writ jurisdiction. So the Supreme Court is the guardian of our fundamental rights. When someone feels that their fundamental rights are violated or they are deprived of their fundamental rights, they can directly file a petition in the Supreme Court for redressal. The Supreme Court then gives special orders in the form of a writ to get the fundamental rights implemented. अगर किसी भी पर्सन को एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया जो उनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ऐसा लगता है कि यस ये वॉयलेटेड हो रहे हैं या हमसे कुछ छीन रहा है हमारा अधिकार, तो ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट रिट लगा सकते हैं कि मेरे इस अधिकार का हनन हो रहा है, डिप्राइव्ड हो रहा है मेरे इसका, और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट करने के लिए ये मतलब बहुत बड़ा पावर कह सकते हैं आप, एज ए नॉर्मल सिटीजन हो कि आम नागरिक के तौर पे एक बहुत बड़ा अधिकार है हमारे पास कि हम अपने उन अधिकारों के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए डायरेक्ट रेट लगा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट फिर इसके ऊपर वही सारा प्रोसेस होता है कि इन्वेस्टिगेशन होती है, सबूत पेश करते हैं किस तरीके से, और अगर सही होता है तो फिर उनको ऑर्डर दे सकती है रिट के थ्रू कि इनके जो फंडामेंटल राइट्स जो भी इनका इशू हो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है। Now, fourth is advisory jurisdiction. So, in addition to the above discussed functions of the Supreme Court, sometimes it has to perform advisory functions also. Sometimes the President of India can refer any matter of public importance to the court for its advice. However, the President is not bound to accept the advice or suggestions made by the Supreme Court. ये हमने डिस्कस किया ही था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जो है उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, तो ये उनकी क्वालिफिकेशन में भी था कि उनकी नज़र में यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत जो जानकार होने चाहिए। तो जब कोई ऐसा पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू आता है और कंफ्यूज होते हैं प्रेसिडेंट या गवर्नर, तो यहाँ पर तो खैर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो प्रेसिडेंट ही उनके वो होंगे। तो प्रेसिडेंट किसी मामले में कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इस बारे में, क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं वहाँ पे, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास उस केस को भेजते हैं। लेकिन वो किसी भी तरीके से ही इज़ नॉट प्रेशराइज टू एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइस और सजेशन। कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता है कि एक बार उन्होंने पूछ लिया तो भाई सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो करना ही पड़ेगा। नो, ऐसा नहीं होता है। वो बस जानना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम जजेस जो होते हैं उनको बहुत नॉलेज होती है, बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो ये इस बेस पे है ना।
Now the High Court. So the Constitution of India has also provided for the establishment of the High Court in each state. At state level, it is the highest organ of judicial administration. There are 21 high courts in India for 28 states and 7 union territories. ये आपको थोड़ा सा फैक्चुअल लर्न करना है कि स्टेट में जो हाई कोर्ट होती है स्टेट में है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सिचुएटेड है. So the High Court exercises its powers within the territorial jurisdiction of the concerned state. However, the parliament has been given the power of putting even more than one state under one high court. For example, Punjab and Haryana have a common high court at चंडीगढ़. यानी कि हर एक स्टेट की अपनी एक हाई कोर्ट होती है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के पास या पार्लियामेंट के पास पावर होती है, वो चाहे तो 2 स्टेट्स में मिलाकर भी एक हाई कोर्ट हो सकती है. यानी कि उन दोनों स्टेट्स के जो भी हाई कोर्ट से रिलेटेड केसेस होंगे वो एक ही हाई कोर्ट में हो सकता है. इसका एग्जांपल कौन सा है? जैसे कि पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स की एक ही हाई कोर्ट है एंड वेयर इट इज सिचुएटेड एट चंडीगढ़. ठीक है. Now appointment of the judges of the high court. So like the Supreme Court, high courts of states also have one chief justice and other judges. The number of the judges of the high court may vary from state to state. यानी कि स्टेट की जो आप कह सकते हैं जोग्राफिकल एरिया है कितना है या उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उस हिसाब से स्टेट वाइज अलग अलग होता है अदर जजेस का. एक तो होते ही हैं चीफ जस्टिस, अदर जजेस जो होंगे ना उस कोर्ट में वो उसके हिसाब से तय होगा. ठीक है. द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. है ना कि जब हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस होंगे वो किसके द्वारा अपॉइंट होंगे? हु अपॉइंट देम? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बाय हुम्स एडवाइस? किसकी एडवाइस लेंगे? सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेंगे और उस स्टेट के जो गवर्नर हैं उनकी एडवाइस के थ्रू वो ये जो है अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस को. एंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट द प्रेसिडेंट मे ऑल्सो कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट. यानी स्टेट में जब उन्होंने एक चीफ जस्टिस को चूज कर लिया हाई कोर्ट में, उससे फिर जो है एडवाइस लेकर वो दूसरे अदर जजेस को अपॉइंट करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसी स्टेट के हैं तो वो जानते हैं कि किस तरीके से क्या सही रहेगा. नाउ द क्वालिफिकेशंस फॉर द हाई कोर्ट जजेस. इन ऑर्डर टू बिकम द जज ऑफ हाई कोर्ट अ कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, must have at least 10 years of experience as an advocate in the state, and must be a well-known writer in the field of law or a distinguished jurist. यानी कि इनकी सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो इंडिया के सिटीजन्स हो. सेकेंड हम कह सकते हैं कि उनको कम से कम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए काय का एज एन एडवोकेट इन द स्टेट. एडवोकेट का जो होता है 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए. और वेल नोन राइटर मतलब जानकार होने चाहिए किसके? लॉ के. और अच्छा उनका मतलब इमेज अच्छी होनी चाहिए. एंड व्हाट इज द टेन्योर? सो द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स रिमेन इन द ऑफिस टिल द एज ऑफ 62. सो सुप्रीम कोर्ट के जो जज उनके टेन्योर था 65, इनका कितना है? एज 62. एंड दे मे रिजाइन फ्रॉम देयर ऑफिस इन राइटिंग. हाँ वो तो हर एक के पास राइट होता है कि चाहे तो रिजाइन कर सकते हैं. एंड दे कैन ऑल्सो बी टर्मिनेटेड फ्रॉम देयर ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. इनको हटाने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस है? सेम इम्पीचमेंट. लेकिन आज तक कभी यूज नहीं हुआ है. ठीक है ना. सैलरीज एंड अदर अलाउंसेस. सो द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर पेड हाई सैलरीज एंड अदर अलाउंसेस fixed by the parliament from time to time, and they are also entitled to free accommodation. The president can transfer the judges of the high court from one high court to another in consultation with the chief justice of India. इनकी भी सैलरी जो है और अलाउंसेस है वो काफ़ी हाई होते हैं. कई तरह के इनको मिलते हैं सेम चीफ जस्टिस की तरह.
रहने के लिए, मैंने बताया ना, अकोमोडेशन और दूसरी तरह के सब कुछ। लेकिन इनका ये है कि इनका ट्रांसफ़र प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी से किसी भी स्टेट टू स्टेट जहाँ पे उनको सही लगता है कि ठीक है वहाँ पे इस तरह के केसेस हैं, वहाँ की इस तरह की कंडीशन है, इनकी नॉलेज ऐसी है तो इनको ये शुड बी ट्रांसफर्ड देयर, तो वो अपनी मर्ज़ी से प्रेसिडेंट जो है कर सकते हैं। ठीक है। नाउ द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। So the High Court deals with those cases which fall within the ज्यूरिडिक्शन ऑफ अ स्टेट। ये तो वेरी सिंपल है, किस स्टेट से जो रिलेटेड केसेस है उन्हीं को देखेगी हाई कोर्ट। एंड सम ऑफ द मोस्ट important functions performed by a high courts are as follows. First of all, वही original jurisdiction. So Indian Constitution under Article 226 empowers the High Court to issue a writ to any person or authority within its jurisdiction for the enforcement of fundamental rights or against their violation. It also hears directly the disputes related to state elections. फर्स्ट ऑफ ऑल है जो मतलब सिर्फ हाई कोर्ट्स में ही हो सकती है, वो किस आर्टिकल के, आर्टिकल 226 के अंडर में। ठीक है ना। वो क्या पावर दी है उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने कि किसी भी पर्सन को एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए गए अगर वो वायलेट होते हैं, किसी को ऐसा लगता है, तो वो रिट देने का किसको पावर है, हाई कोर्ट को। ठीक है। और जो सेकंड आप कह सकते हैं वही एपेलेट ज्यूरिडिक्शन, same as a Supreme Court. So the High Court hears appeals on both civil and criminal cases against the decision of subordinate courts, district courts, and review their judgment. The High Court has the power to give fresh verdict इन सच केसेस। वो जो सेम पावर सुप्रीम कोर्ट के पास थी कि हाई कोर्ट के केसेस उनके पास आएंगे जो किसी भी केस में अगर लगेगा कि इट्स नीड टू बी रिव्यू, वो सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो डिसीजन होंगे किसी केस को लेके और लगेगा कि नो इट्स नीड टू बी रिव्यू इन हाई कोर्ट, तो वो वहाँ रेफर हो जाएंगे। ठीक है ना। नाउ थर्ड इज एडवाइजरी जुरिडिक्शन. So according to Article 227 of the Indian Constitution, the High Court can extend its power of superintendence to all courts in its jurisdiction except those dealing with armed forces operating within its territorial jurisdiction. Under Article 228, the High Court can also supervise the functioning of the subordinate courts and it enjoys the powers of judicial review like the Supreme Court ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल की पावर दे रखी है कि आर्टिकल 227 में तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हाई कोर्ट के लिए यही है कि उसके पावर को कितना एक्सटेंड किया गया है कि वो उसके अंदर जो भी सुप्रीटेंडेंस कोर्ट्स आते हैं उनका जो जुरिडिक्शन है उनको मतलब डील करेगा, उनके सारे जो आप कह सकते हैं डिसीजन होते हैं या वो उसके अंडर में रहेंगे। और आर्टिकल 228 के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको भी सुपरवाइज करेगा। तो एक तरीके से वो वही पावर एंजॉय कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट करता है इंडिया के उस लेवल पे। ठीक है। Now what are the subordinate courts? So the courts at district level and below are termed as subordinate courts. The High Court is the highest court at state level, followed by the district court at the district level, and there are several levels of courts at the district level. The district court in a district also act as a सेशन कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही दूसरा नाम कौन सा होगा, सेशन कोर्ट। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, प्लीज नोटिस करना। इज दैट मीन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वही सेशन कोर्ट के उसमें भी काम कर। नाउ द रेवेन्यू कोर्ट. So cases regarding payment, collection of land revenue, property tax or any kind of money are dealt with by the revenue court. यानी रेवेन्यू कोर्ट का जो जिस भी तरह के जैसे ये प्रॉपर्टी के या लैंड के जो टैक्सेस और रेवेन्यू से उसको कलेक्ट करने से रिलेटेड ये रेवेन्यू कोर्ट है ना। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट.
The Board of Revenue is the apex revenue court at the state level. The Court of District Collector is at the district level, and below them are the courts of तहसीलदार and नायब तहसीलदार. यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसका हेड होता है, और उससे जो नीचे की कोर्ट्स होती हैं उनके हेड कौन होते हैं? तहसीलदार और नायब तहसीलदार. नाउ व्हाट इज न्याय पंचायत? सो न्याय पंचायत provides justice at village level. It can give its judgment on petty criminal and civil cases. Decision taken by the न्याय पंचायत can be challenged in the higher courts. ये तो हमें पता ही है कि अगर किसी लोअर कोर्ट्स में के डिसीजन से कोई भी पार्टी हैप्पी नहीं है तो उस केस को हायर कोर्ट्स में एप्लीकेबल अप्लाई किया जा सकता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज लोक अदालत? तो लोक अदालत वर सेट अप इन इंडिया इन 1985 for providing cheap and speedy justice to the poor. When in New Delhi, it made for the first time, it solved 150 cases in a single day. Lok adalats are also presided over by a retired judge and 2 other members as normal courts. यानी कि लोक अदालत में कौन होते हैं? कोई रिटायर्ड जज होता है और 2 अदर मेंबर होते हैं. उनका काम क्या होता है? जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को सॉल्व किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंसाफ मिल सके और जल्दी मिल सके. वरना तारीख पे तारीख आपने सुना ही होगा मिलती रहती है और केसेस सालों तक खींचे जाते हैं, लंबे हो जाते हैं. वो गरीब लोग इतने ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए जो है लोक अदालत बहुत अच्छा ऑप्शन है. द वर्किंग procedure of Lok Adalat is very simple. The parties involved in disputes may plead their case without advocates. These courts provide quick justice by resolving cases in the court on the spot. The cases are resolved through mutual understanding. No appeal can बी मेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोक अदालत. यानी कि ये कितनी बड़ी बात है कि लोक अदालत में जो डिसीजन लिया गया है उसके खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती. क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो रिजल्ट होते हैं केसेस के वो किससे निकलते हैं? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से. वो कैसे सॉल्व होते हैं? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि ठीक है, दोनों पार्टी को बुलाकर बात करवाते हैं, इशू जो भी हैं उनको सॉर्ट आउट करवाते हैं, और इस तरीके से जो प्रॉब्लम होती है वो कोर्ट जो है मामले को ऐसे सॉल्व करता है ना कि कोई वो एडवोकेट आ रहे हैं वो अपने जो है उनकी तरफ से केस लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. वहाँ पे विदाउट एडवोकेट जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्विक जस्टिस होता है. ये इसका फ़ायदा. और इसके जो भी डिसीजन है उनके खिलाफ हम कहीं भी किसी भी अदालत में जो है कर ही नहीं सकते डिसीजंस के खिलाफ. क्यों? क्योंकि ये तो हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही लिया है ना. ये वाली बात है. नाउ द टाइप्स ऑफ जुडिशियल केसेस. तो देयर आर 2 types of judicial cases. These are first civil cases and second criminal cases. What are the civil cases? Civil cases are those cases which involve conflicts between people or institutions. These cases are concerned with private rights. Breaking of contract, divorce, lawsuits are some examples of civil cases. In such cases, the claimant brings his claims against the defendant. The court settles the dispute in accordance with the law, and civil cases can also be solved आउटसाइड द कोर्ट. क्या होते हैं सिविल केसेस? आप समझ गए ना कि लोगों के बीच में और किसी इंस्टीट्यूशन के बीच में या 2 लोगों के बीच में ऐसा कोई केस के मतलब प्राइवेट राइट्स जहाँ पर आप कह सकते हैं कि उनको बायस हो रहा हो, वहाँ पर जो है सिविल केसेस उसके अंदर आते हैं. जैसे कि किसी कंपनी और किसी एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कंपनी ने धोखा दे दिया या एम्प्लॉय ने धोखा दे दिया. डाइवोर्स के केसेस हैं जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होते हैं. ये इस तरीके की लॉ से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और किसी इंसान को किसी इंस्टीट्यूशन ने मिल के धोखा दिया, ये चीज़ जो होती है इस तरीके के केसेस जो क्रिमिनल के ये सिविल केसेस में आते हैं.
और इनका सेटलमेंट बाहर भी हो सकता है, अगर आउटसाइड द कोर्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर दोनों पार्टी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करने को तैयार हो जाए, है ना। Okay, what are the criminal cases? Criminal cases are committed against the society, like robbery, murder, physical injury, drunken driving are some examples of criminal cases. अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या हो सकते हैं क्रिमिनल केसेस, जिसमें क्राइम किया जाता है किसके अगेंस्ट, सोसाइटी के अगेंस्ट। सोसाइटी के कई पार्ट होते हैं, जो चोरी करना है, खून करना है, बहुत सारे ऐसे काम है जो क्रिमिनल आप कह सकते हैं एक्टिविटी होती है। द कोर्ट सेटल्स द डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कोर्ट में तो सारा काम लॉ से ही चलता है कि किस तरीके से किसके खिलाफ कौन से एविडेंस है, किसके फेवर में है, कौन सी बात सच है, इस तरीके से। द कोर्ट अवॉर्ड्स पनिशमेंट टू द गिल्टी आफ्टर ट्रायल। द पनिशमेंट वुड रेंज फ्रॉम petty fine to life imprisonment or even execution. In these types of cases, the defendant is प्रोनाउंस्ड गिल्टी और नॉट गिल्टी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो है, अगर कोर्ट को लगता है कि ये डिस्प्यूट जो था वो सेटल डाउन नहीं हो रहा है, या फिर जो कुछ भी उनका क्राइम था वो प्रूफ हो गया है, अब उनके पनिशमेंट का टाइम है। तो पनिशमेंट के भी कई आप कह सकते हैं कैटेगरी है, कहीं को सिर्फ चार्ज लगा देते हैं, ओनली फाइन कर देते हैं, इस तरीके का होता है। कईयों को कुछ सालों की जेल हो जाती है, किसी को लाइफ टाइम की जेल हो जाती है, और किसी किसी को तो आप जानते हैं कि फांसी की सजा भी हो जाती है। डिपेंड करता है उनके क्राइम पर कितना वो है, इस चीज़ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट जज जो है अपने सलाह लेकर दूसरे जजों से इस तरह का फैसला करते हैं, ठीक है। नाउ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका क्या मतलब हुआ? एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ इक्वल एक्सेस टू कोर्ट्स, बट इन रियलिटी इट्स नॉट ट्रू। Poor people often do not have enough money for pursuing a case. To a poor person who depends on daily wage, the idea of going to court to get justice often seems remote. यानी कि जो हम ये सारी हमने अभी प्रोसेस पढ़ा, ये सारी बातें कहीं ना कहीं ये रियल लाइफ में ट्रू नहीं है। किसके लिए? जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ मेथड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तारीख पे डेट मिलती रहती है, कोई डिसीजन आता नहीं है, उन्हें लगता है हमारे फेवर में नहीं होगा। ये क्या है, किस तरीके का जस्टिस है, एक तरह से अनबिलीवेबल सी चीज़ लगती है उनको। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी द पुअर पीपल ऑफ इंडिया रेयरली एंजॉय द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दे आर एक्सप्लॉयटेड बोथ इकोनॉमिकली एंड सोशली। जो आप कह सकते हैं कि पुअर पीपल को ज़्यादा तो वैसे अवेयरनेस है भी नहीं, जिनको अवेयरनेस है वो अपनी पॉवर्टी की वजह से भी इस चीज़ को जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड हुए हैं उनको उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पॉवर्टी की वजह से उनका एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। अगर जैसे आप जानते हैं कि इस तारीख पे डिसीजन नहीं हुआ, अगली तारीख पे डेट पे आना है, तो उनको फिर से हियरिंग है उनकी, तो फिर से एडवोकेट की फ़ीस, आने जाने का वो, इतने सारे वेजेस, मतलब बहुत सारा वो बहुत, और सोशली भी बहुत बदनामी होती है। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर चीज़ पुअर लोगों का तो हर जगह एक्सप्लॉयटेशन ही है। And to sort out this problem, the Supreme Court of India has devised a mechanism known as public interest litigation, PIL, to increase access to courts। यानी कि इस सिस्टम को भी कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं सॉर्ट आउट करने के लिए, इजियर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक मैकेनिज्म का आइडिया दिया, जिसे हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। In case of violation of their fundamental rights, citizens can directly appeal to the Supreme Court। समझे PIL में होता क्या है कि अगर कहीं फंडामेंटल राइट्स, अगर किसी पीपल को ऐसा लगे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि उसको उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, या जो भी उनके मतलब स्टेट का हाई कोर्ट है वहाँ, या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एंड ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ द कंट्री द पावर टू डिसाइड
decide on fundamental rights is given to the Supreme Court and High Courts both. यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को पावर दी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, तो कितनी पॉपुलेशन है, सब लोग सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। अब सपोज कोई साउथ में है, केरल में कोई रह रहा है, कोई ऐसा केस है, वहाँ से उसके लिए बार बार न्यू दिल्ली आना, सुप्रीम कोर्ट आना, इट्स नॉट वेरी इजी फॉर देम। तो क्या करेंगे वो, वहाँ केरल की जो हाई कोर्ट है उसको भी सेम पावर दी गई है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, ठीक है ना। एंड इफ़ द फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, these courts can immediately issue a writ for their enforcement। और अगर ये बात प्रूव हो जाती है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं लोगों के, उनका अधिकारों का हनन हो रहा है, वायलेटेड हो रहे हैं, तो इमीडिएटली रिट जो है करने का किसके पास पावर है? हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास। सो PIL may be filed PIL may be filed in the Supreme Court or in the High Court by a group of people or an organization on behalf of those people whose fundamental rights are being violated। यानी कि अगर किसी इंसान के जो है राइट्स हैं उनको वायलेटेड हुए और वो खुद नहीं रिट लगा सकता है, तो उसकी तरफ से कोई ग्रुप ऑफ पीपल या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी लगा सकती है। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पीपल हैं, वो भी मिलके जो है उस ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्सन दे कैन रिट इन द सुप्रीम कोर्ट को फाइल कर सकते हैं वो PIL के भाई जिसका ये राइट वायलेटेड हुआ है उसके पास तो इतना फाइनेंशियली भी वो नहीं है या इतना वो नहीं है उसके पास पावर, तो हम उसकी मदद कर रहे हैं, तो वो भी उसकी तरफ से फाइल कर सकते हैं केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिसमें भी। So the PIL is only admitted by either Supreme Court or High Court when convinced that the case is for the public cause। और किसी भी इशू पे नहीं जो पब्लिक कॉज से रिलेटेड है या फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से रिलेटेड है, ये दो ऐसे इस तरीके के इम्पोर्टेंट इशू के बारे में ही PIL जो है हम फाइल कर सकते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। If you like the video, please like, subscribe and share. Goodbye. Have a nice day ahead.